नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कर्नाटक चुनाव में अब सिर्फ 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। तमाम पार्टियां राज्य में चुनाव प्रचार, जनता का विश्वास जीतने की हर बेशक कोशिश कर रही है। ना लोक लुभावन का दौर थम रहा है और ना ही आरोप प्रत्यारोप का। तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। वहां पर लोगों का भरोसा जीतने में लग गए। राहुल ने एक रैली में विश्वास जताया कि कर्नाटक में इस बार 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी। इस दौरान उन्होंने 150 से ज्यादा सीटों पर जीत सुनिश्चित की है। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि जातिगत जनगणना करने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा जाए। उन्होंने चिट्ठी लिखी भी है। इसके बाद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीदर में चुनावी रैली में जातिगत जनगणना को कराए जाने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती दी कि अगर वो ओबीसी, दलितों, आदिवासी समुदाय का भला करना चाहते हैं तो 2011 की जनगणना के जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक करें, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेके आए। सवाल कई हैं और बीजेपी अभी मामले में शांत है क्योंकि पार्टी को हाल ही में एक झटका भी लगा है। जगदीश शेट्टार, आपने नाम जरूर सुना होगा। बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है उन्होंने, जिसके चलते भी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि जनगणना को लेकर अब सवाल उठने लाजमी है। हर 10 साल में होती थी जनगणना, तो वहीं अब 13 साल बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार आखिर शांत क्यों बैठी है? राहुल का 150 सीटें जीतने का दावा कितना सच साबित होगा? जगदीश शेट्टार का टिकट कटना बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा या राहुल का सरकार को तोड़ देने का डर सही साबित होगा? इन सब पर अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जो हमारी टीम ने तैयार की है। आपको पता चलेगा कि कर्नाटक चुनाव में जो सियासी समीकरण है वो कैसे घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं और जो बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेता हैं वो आखिर बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस के दामन में क्यों समेटे जा रहे हैं। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। छोटे से रिपोर्ट के लिए रुकिए, रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने लोगों से आपको मिलवाते हैं, अपने तमाम एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं। को मतदान होना है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुट गई हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि कर्नाटका में कांग्रेस के पक्ष में मजबूत लहर है और इस बार कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने कोलार में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के लिए 150 सीटों का लक्ष्य रखा। राहुल गांधी के इस लक्ष्य के पीछे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस कर्नाटक चुनाव नहीं जीतती है तो वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इसलिए राहुल ने कर्नाटक की जनता से कहा है कि हम कर्नाटक में अब चुनाव का सामना कर रहे हैं और मैं ये देखकर काफी खुश हूँ कि कांग्रेस के पक्ष में बहुत मजबूत लहर है। We have to win an election with 150 seats. Right? Because the BJP is a corrupt organization, has huge amount of money that they have stolen from the people of Karnataka, and they will attempt to steal the next government as well. तो वहीं आज कर्नाटक के बीदर में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और जनता से 4 चुनावी वादे भी किए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जनता को विश्वास भी दिलवाया कि ये वादे जो भी कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनेगा, कैबिनेट बैठक के पहले दिन उसे पूरा करेंगे। तो पहला वायदा गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। दूसरा वायदा गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त में बिजली। तीसरा वायदा अन्नभाग्य 10 किलो चावल हर फैमिली मेंबर को। आखिरी वायदा युवा निधि 2 साल के लिए 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए
महीने डिप्लोमा होल्डर्स को। और ये जो 4 वायदे हैं, जो भी कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर बनेगा वो पहले दिन इन वायदों को कानून में बदल देगा। वहीं कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका मिला है। 6 बार के विधायक रहे पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। शेट्टार अब कांग्रेस से अपनी सीट हुबली और धारवाड़ से ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से पहले शेट्टार का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। सब यूनिटी है और ये दर्शाता है कि जो वातावरण आज कर्नाटक में बन रहा है इससे सब लोग खुश हैं और सभी नेता हमसे जुड़ रहे हैं। पार्टी ने बहुत कुछ दिया। एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया है असेंबली हारने के बाद भी, और दूसरे को डिप्टी सीएम तक बनाया, चीफ मिनिस्टर तक बनाया, और उसके बाद पार्टी छोड़ के जाना यह उनके लिए चिंता का विषय है। यह लोग जो छोड़ के गए हैं, ये दोनों लोग अवश्य रूप से पछताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में काम करना यह गौरव की बात होती है। दरअसल बीजेपी ने इस बार कर्नाटक चुनाव में युवा और नए चेहरे को टिकट दिया है। इस बार उसने कई दिग्गज नेताओं के नाम काट दिए हैं, जिनमें एक नाम जगदीश शेट्टार का भी था। टिकट न मिलने से नाराज शेट्टर ने पहले तो पार्टी हाईकमान से इसकी वजह पूछी, तो बीजेपी हुक्मरान ने उन्हें दिल्ली में बड़ा पद देने की बात कही, जिससे शेट्टार राजी नहीं हुए और उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कर्नाटक में बीजेपी को मजबूत करने वाले शेट्टार के पार्टी छोड़ने से बीजेपी को खासकर हुबली और धारवाड़ इलाके में नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी सूत्रों का कहना है कि हुबली और धारवाड़ सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ है, इसलिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे शेट्टार के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। कर्नाटक चुनाव में नेताओं की नाराजगी और दलबदल चरम पर है। टिकट बांटने के साथ राजनीतिक दलों में घमासान भी जारी है। जिनका टिकट कटा उन्होंने बागी रुख इख्तियार कर लिया। अब ऐसे में जगदीश शेट्टार का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है। तो वहीं राहुल का 150 सीटें जीतने का दावा कितना सच साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो उम्मीद करती हूँ रिपोर्ट से आप कुछ समझ पाए होंगे कि आखिर कर्नाटक के सियासी जंग में चल क्या रहा है। हालांकि 10 मई को चुनाव है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी दर पार्टी जो विधायक हैं वहाँ पार्टियाँ चेंज कर रहे हैं, उससे समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ने की उम्मीद भी है। हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं जुड़ चुके हैं, हम आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर चमन फरजाना प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ गई हैं। टी संकीर्त प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों ही कर्नाटक के मेहमान। बहुत बहुत स्वागत आपका। राजेश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत। राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसी के साथ स्वागत आप सभी का। लेकिन सवाल सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता टी संकीर्त से। टी संकीर्त जी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जिस तरीके से जगदीश शेट्टार का आप लोगों ने टिकट काट दिया, आप लोगों ने पार्टी के तरफ से, पार्टी के कहने पर टिकट काटा गया, और साथ ही क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटक के, ऐसे में कांग्रेस में नाराजगी के साथ शामिल हो जाना आने वाले वक्त में 10 मई को जो चुनाव होंगे विधानसभा के कर्नाटक के, बीजेपी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, पहले चीज मैं बोलना चाहूंगा जी, जगदीश शेट्टर जो है वो हमारा पूर्व थोड़ा सा तेज बोलेंगे संकीर्त जी, थोड़ा तेज बोलिए। मेरा आवाज नहीं आ रहा आपको? अब आ रही है, बताइए। हाँ, जगदीश शेट्टर जो है हमारा पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने दशकों के साथ बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, ये प्रमुख कार्यकर्ता थे। लेकिन जो विषय और जो सिद्धांत हमारे पास था, उसके पास वो पूरा उसका जीवन 40 या 50 साल का वो सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने काम किया था। वो कांग्रेस को अपोजिट करते ही अब तक काम कर रहा था। लेकिन आज कोई उसका और मामला होगा और मुद्दा होगा लेकर वो कांग्रेस चला गया है। लेकिन भारतीय जनता पक्ष का एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जो हमारा सिद्धांत और विचार लेकर एक्सेप्ट करके हमारा पक्ष में आएगा, वो उन लोगों को हमारा स्वागत है।
लेकिन पक्ष ने जगदीश शेट्टर जी को सब कुछ दिया था। एक राज्याध्यक्ष, विरोध पक्ष का नेता, उसके बाद मुख्यमंत्री, और उसके बाद भी जाने से पहले भी उसको अमित शाह जी ने, हमारा वरिष्ठ नेता ने उसके साथ बात किए थे। वो नहीं मानकर चला गया है, लेकिन जो लोग सब कुछ लेकर पक्ष से बाहर जाता है उन लोगों का खुश से जाने के लिए भी हम मौका देते हैं। ये भारतीय जनता पक्ष का स्टैंड है। ठीक है, संकीर्त जी आप अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन ऐसे में 2 दिन के दौरे पर कर्नाटक के कोलार में पहुंचे थे राहुल गांधी जी। उनके अपने तथ्य हैं, वो कह रहे हैं हम 150 सीटों से इस बार कर्नाटक के चुनाव को जीतेंगे। और उसके बाद आप देखिए, जीत के बाद हो सकता है कि बीजेपी पूरी की पूरी पार्टी चुरा ले, पूरी पार्टी चुरा कर ले जाए। आपने बयान जरूर सुना होगा उनका। देखिए, उसमें 2 चीज है। उन्होंने, राहुल गांधी जी ने ये बताया हमने 150 सीट लिया, तो वो 2-3 प्री पोल प्रॉमिसेस उन्होंने दिया है, उसको फुलफिल कर लेंगे। वो नहीं हो पा रहे। एक है 2000 रुपए हर महीने हर लड़कों का घर में देना, दूसरा 2000 यूनिट देना। इन सब के लिए कम से कम 50 से 60 हजार करोड़ का एक्स्ट्रा नुकसान, एक्स्ट्रा बजट आना है। वो किधर से देगा, वो किधर से इसको रेवेन्यू जनरेशन करेगा? उसका कुछ मॉडल है उन लोगों के पास? नहीं है। 150 नहीं आएगा, उसके लिए ये फॉल्स प्री पोल प्रॉमिसेस इन लोगों ने दे रहे हैं। दूसरा चीज, जब राहुल गांधी पैदा होने के बाद कर्नाटका में एक ही लिंगायत मुख्यमंत्री आए थे, उसको भी उन्होंने कैसा, लिंगायत जो कम्युनिटी है वो 17% है हमारा पूरा कर्नाटका में। लिंगायत जो नेता है वीरेंद्र पाटिल, कांग्रेस पार्टी ने उसको कैसा ट्रीट किया। जब वो बीमार पड़ा था, वो नहीं आया था करके उसको एयरपोर्ट से ही हटाया। ऐसा है लिंगायत लोगों को कांग्रेस पार्टी का देखने के दर्शन है। ठीक है, इसी मुद्दे पे उसके बाद कोई लिंगायत मुख्यमंत्री नहीं हुआ। इसी मुद्दे पर कांग्रेस की प्रवक्ता क्या कहती है, जरा उनसे भी सुन लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चमन फरजाना भी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की कर्नाटक से। डॉक्टर चमन फरजाना, राहुल गांधी 2 दिन के कर्नाटक के दौरे पे हैं, आपको उम्मीद करती हूँ जरूर पता होगा। ऐसे में उनका इस बड़े मंच से लोगों को ये कहना, कर्नाटक के लोगों को ये कहना कि ये पता नहीं है कि शायद हम जीत जाएं, कर्नाटक चुनाव में 150 सीटें ले आए और उसके बाद बीजेपी पूरी पार्टी को ही चुरा कर ले जाए, ये बहुत बड़ा आरोप है। या भरोसा नहीं है आप लोगों को अपने ही पार्टी के विधायकों के ऊपर कि हम लोग जीत तो जाएंगे। मान लीजिए आपको अपने ऊपर भरोसा भी है कि हम लोग, हमारी जो पार्टी है वो 130-150 सीटें ले आए, उसके बाद अगर चुराने की बात आती है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। अनम्यूट कीजिए जरा चमन जी। मैडम, ये भरोसे की बात नहीं है। जो हो रहा है हमारे देश में, उसके बारे में उन्होंने ऐसा इशारा कर दिया है। लेकिन कोई भी इलेक्शन जीतने के लिए एक फेस होना बहुत जरूरी होता है। अब कर्नाटक में देखिए, बीजेपी के लिए फेस ही नहीं है। अर्लियर पहले बोम्माई वो सेंटर फेस थे बीजेपी के। उसके बाद में जब टिकट अनाउंस हो गया, तब येडियुरप्पा उन्होंने सेंटर प्लेस ले लिए। उन्होंने जो कह रहे हैं वही चल रहा है। वो दिल्ली गए थे, वहां से गुस्सा होके वापस आ गए। उन्होंने आने के बाद वो जो कह रहे थे वही कर रहे थे। और येडियुरप्पा का एक ये देखिए प्रॉब्लम देखिए, वो येडियुरप्पा को इन्होंने पार्टी से एक बार निकाला था। तो येडियुरप्पा को क्यों निकाला है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। बीजेपी के लोगों को भी पता नहीं है, उनके मतदारों को भी पता नहीं है। अगर एज का रीजन बताएंगे तो जब येडियुरप्पा को निकाला गया था, उसके 1 साल पहले उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। उसके बाद में करप्शन का चार्जेस लेंगे तो करप्शन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता बीजेपी गवर्नमेंट को। येडियुरप्पा का जो करप्शन था, उससे भी 2 गुना 3 गुना ज्यादा करप्शन कर्नाटका का गवर्नमेंट येडियुरप्पा के बाद में कर रहे हैं। और ये करप्शन आप देखे होंगे, हमारी कर्नाटका गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को 40% गवर्नमेंट बोल के नाम मिला हुआ है, करप्टेड, मोस्ट करप्टेड गवर्नमेंट। इसके लिए कंट्रैक्टर एसोसिएशन से भी एक उनके प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा हुआ था, और बीजेपी का ही कार्यकर्ता जो कंट्रैक्टर था उसने भी उनके
एक मिनट में उनके जो मोदी सरकार को आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट को जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी उन्होंने लेटर लिखा हुआ था, लेकिन वो लेटर का कोई जवाब नहीं मिला। और अगर हम समझे लेके चलेंगे तो विजेंद्रा वो बहुत ही बीच में बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए येडियुरप्पा को हटाया गया है। अगर वो नहीं ठीक है, वो अपनी कहानी है। देखिए कहानियों में मत जाइए, कहानियों में मत जाइए, सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब दीजिए। ऐसे में जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भटक जाएंगे, उनको समझ में भी नहीं आएगा आप लोग क्या कह रहे हैं, बताइए। अच्छा, तो अभी जगदीश शेट्टर को ले दीजिए आप। जगदीश शेट्टर को क्यों हटाया गया है, उनको क्यों आपने आपको क्या आप लोगों को तो फायदा होगा ना, शेट्टार अगर आ गए यहाँ की पार्टी में फायदा होगा। क्या आपको लगता है शेट्टार जी के आने से आपकी पार्टी को फायदा होगा? जरूर फायदा होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही उन्नत नेता है, बहुत सीनियर नेता है और उनके ऊपर कोई करप्शन चार्ज नहीं है। उन्हें जो पार्टी में थे वो सिंसियरली उन्हें वो रिकवर किया था और एक बार भी हारे हुए नहीं है। और उनके वो इतना साफ सीधा नेता है और बहुत ऊंचे नेता है। वो कोई भी पार्टी में हो, अगर नेता अच्छा हो तो हमें उनका इज्जत करना चाहिए। तो वो उनके आने से जो लिंगायत के जो उनके फॉलोअर्स भी हमारे कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि कैसे ये बीजेपी इन लोगों को चला रहे हैं। चलिए ठीक है, पार्टी चुराने की बात पे भी जवाब वैसे आया नहीं है, थोड़ी देर में आपसे लूंगी। दो मेहमान और हमारे साथ राजेश शर्मा जी, राहुल लाल जी। सबसे पहले राजेश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजेश शर्मा जी, आपने दोनों ही लोगों की बातें सुनी, आपने संकीर्त की भी बात सुनी, आपने चमन फरजाना की भी बात सुनी, वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता है। ऐसे में शेट्टार का जाना कांग्रेस में और बीजेपी, क्योंकि अभी एक ही लिस्ट बीजेपी की तरफ से कर्नाटक चुनाव के लिए आए हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि अंदरूनी जो कलह है कर्नाटक को लेकर के वही पार्टी की लुटिया डुबो देगी कर्नाटक में। देखिए, जगदीश शेट्टर बीजेपी में थे और बीजेपी ने अगर टिकट नहीं दिया है तो बीजेपी को कुछ ऐसा समझ में आया होगा कि उनके जाने से भी उतना इफेक्ट नहीं होता है। पर जैसा मुझे जानकारी है, सुनने में आया था कि उनको सेंटर में कोई पोस्ट दे रहे थे, वो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करी। पर मैं अभी जो मैडम ने कहा, मुझे एक पुराना प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो इशू याद है, जब शिवा कुमार जी, जब जगदीश शेट्टर जी सीएम थे और डीके शिवा कुमार जी इनके लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत लंबी एक फिरस्त कहीं ना कहीं लगाई थी कि ये सारे करप्शन जगदीश शेट्टर जी की गवर्नमेंट में हुए हैं। तो आज के दिन ये कहना कि वो धुले हुए हमारे यहाँ आ गए और उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, आप ही के लीडर ने पास्ट में लगाया हुआ है, पुराना अपना वो देखना चाहिए। देखिए, अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दी है तो मुझे लगता है जगदीश शेट्टर या लक्ष्मण सवादी से बीजेपी को लगता है हमको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी ने इस बार वहाँ फोकस यूथ पे किया है। यूथ अपग्रोइंग डायनामिक लीडर्स और एजुकेटेड लीडर्स, नए लोगों को बहुत ज़्यादा सामने लाए हैं, जिसका एक उत्साह समझ में आता है और जिसके चलते कुछ पार्ट कर्नाटक का है जहां बीजेपी का अच्छा एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है। बीजेपी कभी भी वहां एक 36% के आसपास से नीचे नहीं आती। जब नेशनल इलेक्शन होते हैं तो मोदी जी के वेव में वो बढ़ जाती है 10-15%। पर मोदी जी जब जाएंगे फिर से वो एक चेंज आ जाएगा। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मोदी जी का नाम अगर आप लोग भुना भी रहे हैं कर्नाटक के इलेक्शन में, क्योंकि लगातार वो जा भी रहे हैं, आप ये कैसे मानकर चल रहे हैं कि इस बार भी कर्नाटक का चुनाव आपके लिए मोदी के चेहरे पर लड़ना बड़ा आसान होगा? क्योंकि वोटर्स को, अगर आप पूरे देश के वोटर्स को देखिए, साउथ इंडिया के वोटर्स को और पश्चिम बंगाल के वोटर्स को देखिए, उनका मूड अलग है, उनके टेस्ट ऑफ चॉइस अलग है। ऐसे में प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मांगना कहीं भारी ना पड़ जाए पार्टी को, आप ये भी सोचिए। बहुत लॉजिकल बात कर रही हूँ मैं। नहीं, मैं बहुत लॉजिकल एक चीज बताऊं, आप जितने भी नेशनल चुनाव देख लें, जब लोकसभा के लिए वोट करते हैं तब वोट पड़ता है। अभी कर्नाटक के लिए, अभी कर्नाटक में जब वही कर्नाटक लोकसभा के लिए करता है तो ड्रास्टिकली बढ़ता है। उसका मतलब मोदी जी के ऊपर भरोसा। तो इसका मतलब है कि राज्य में अगर वोट करेगा तो कांग्रेस के लिए करेगा, तो इसका मतलब राज्य में अगर करेगा तो कांग्रेस के लिए करेगा, लोकसभा में करेगा तो मोदी जी के लिए करेगा। आपको ये लग रहा है ना? चलिए ठीक है, आपने हामी भर दी है। हमारे राहुल लाल वैश्य पत्रकार हामी भर दिए, तो सवाल क्या पूछूं अब आगे बताइए। राहुल लाल जी खुद ही मान रहे हैं कि राज्य के स्तर पर अगर चुनाव होगा तो वो वहां के लोगों को करेंगे, कांग्रेस को कर सकते हैं। लोकसभा होगा, अगर लोकसभा चुनाव जब किया जाएगा, चुनाव में वोटिंग होंगे तब नेशनल लेवल पर। लेकिन राहुल लाल जी 150 सीटों पर
ताल ठोकना राहुल गांधी का, लेकिन साथ ही ये भी कहना कि हो सकता है कि बीजेपी पूरी पार्टी को चुरा करके ले जाए। ये दोनों ही आप देखिए तो बड़ी मैं कहूँगी कि बड़ा द्वंद्वित सा वो है। क्या आपको अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं? आपको लगता है कि जीतने के बाद 150 सीटें लाने के बाद आपके विधायक जा सकते हैं बीजेपी में? नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि कर्नाटक में अगर आप देखें 2004 से जरूर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती रही है, लेकिन अगर हम लोग वोट प्रतिशत देखें पहले भी, अगर इन चुनाव से पहले भी, तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस का वोट प्रतिशत अधिक रहा है। इस तथ्य को हम लोगों को सबसे पहले मानना पड़ेगा प्रीति जी। और अब आप आज के समय में देखिए उत्तराखंड में हम लोगों ने देखा कि वहां पे किस तरह से मुख्यमंत्री बदल दिए गए, लेकिन कोई एक तरह से विद्रोह की स्थिति नहीं आई। छोड़ दीजिए उत्तराखंड को, गुजरात के चुनाव में देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा मुख्यमंत्री बदला गया, पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया, लेकिन वहां से एक भी जो है कि विरोध के स्वर नहीं आए। लेकिन यहाँ पे टिकट ना मिलने पे भी जिस तरह से भगदड़ की स्थिति बनी हुई, और छोड़ दीजिए टिकट का बंटवारे से पहले ही हम लोग देख रहे हैं कि कर्नाटक बीजेपी में भगदड़ की स्थिति है। मैं कह रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा जो चली थी 7 सितंबर के बाद कर्नाटक में, मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि उसका बड़ा प्रभाव कर्नाटक में दिखेगा, और वो प्रभाव हम लोगों को दिखना शुरू हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा तो थी, लेकिन स्थिति ये बनी हुई है प्रीति जी कि वहां पे एक कह लीजिए कि स्टेशन पे कांग्रेस की गाड़ी लगी हुई है, तो उसमें तमाम बीजेपी के लोग उस कांग्रेस की गाड़ी में घुसने के लिए कोई खिड़की पे लटका हुआ है, कोई दरवाजे पे लटका हुआ है, ये स्थितियां बनी हुई हैं। अब जो आपका सवाल है, चूंकि देखिए लगातार हम लोगों ने देखा, चाहे गोवा का मामला हो, कर्नाटक का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, कई सारे जगहों पे एक तरह से कहीं कहीं सरकारों को गिराया गया है। तो राहुल गांधी जी का कहने का आशय यह है कि आप केवल हमें जिताएं ही नहीं, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ जिताएं, जिससे कि उन सरकारों का अपहरण ना हो सके। चोरी की ऑपरेशन, हाँ, उसी ऑपरेशन लोटस इस देश में कई सारे जगहों बहुमत से जीत ही जाइएगा, जब बहुमत से जीत ही जाइएगा 150 सीटों पर, उसके बाद भी आपको ऑपरेशन लोटस। देखिए बहुमत का आंकड़ा 150 तो नहीं है ना, 113 पर जो मेरिकल नंबर्स है 113 है, 130 पे सरकार बन जाएगी, 113 पे सरकार बनेगी। लेकिन इसलिए वो मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि संख्या को और बढ़ा के दीजिए, तो आप और ज्यादा बढ़ा के दीजिए। और ये देखिए, ये तो सामान्य स्थिति होती है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो कोई भी हर नेता जो है कि वो मांग करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीटों को दें, ये मांग होती है। हम लोग देखते हैं कि अभी बंगाल का इलेक्शन आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी लगातार नारे लगाती थी, 200 सीटें पार तो टीएमसी ने किया, लेकिन 200 प्लस पार का नारा सबसे ज्यादा किसने लगाया था प्रीति जी? वो थी भारतीय जनता पार्टी, जो 77 पे सिमटी हुई थी। तो ये तो एक इलेक्शन में रणनीति भी होती है, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पे ध्यान आकर्षण कराना चाह रहे हैं कि आप अगर बहुमत केवल सामान्य देंगे तो काम नहीं चलेगा, बहुमत से और पर्याप्त सीटें देंगे तभी वो सरकार अच्छे से सुरक्षित चलेगी। बीजेपी की इस स्थिति की तरफ वो एक तरह से ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। देखिए, आपने एक सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से किया था प्रीति जी कि क्या भरोसा नहीं है उन्हें अपने विधायकों के ऊपर जिनको वो टिकट दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर भरोसा नहीं? ये सवाल एक उठ रहा है अगर इस बयान के बाद से। ये सवाल आपका उठाना लाजमी, लेकिन इसका उत्तर ये है, हम लोगों ने अभी महाराष्ट्र में देखा किस तरह से ईडी का प्रयोग करके जो है कि ईडी सरकार बनी है महाराष्ट्र में। तमाम जगह आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, आप बल का प्रयोग करते हैं, धन का प्रयोग करते हैं। तो ये स्थितियां बनी है देश में, जनता भी जान रही है। इसलिए ये बयान उसी के संदर्भ में है कि ऑपरेशन लोटस सफल ना हो, जनता जिसको जनादेश दे वही सरकार बनाए। आज आखिर क्या स्थितियां हैं वहां पे बने हुए? आखिर राजेश जी, ऑपरेशन लोटस क्या किया जाएगा वहां पर भी? अगर 150 सीटें आ भी जाती है, वैसे 150 पे तो नहीं हो पाएगा ना प्रीति जी, तीर्थंकर जी सामान्य बहुमत में हो सकता है, वो क्या तोड़ लें आप उसको। संकीर जी, आपको समझ में आ रहा है मैं कह रही हूँ? कह रहे हैं कि 150 सीटें आने के बाद भी ऑपरेशन लोटस के डर से शायद राहुल गांधी ने ऐसा कहा हो। जवाब देना चाहेंगे आप? ऑपरेशन लोटस एक मीडिया कॉइन टर्म है, ऑपरेशन लोटस जैसा कोई नहीं है। जो 17 लोग कांग्रेस और जेडीएस से रेजिग्नेशन दे के आया है, उन 17 लोग का भी आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। कैसा है उसका मुख्यमंत्री सन्मान्य श्री कुमार स्वामी ने कैसा उसको देखा, कैसा उसको नेताओं को देखा, कांग्रेस नेताओं को, जेडीएस नेताओं को कैसा उसको ट्रीट किया, वो सभी है आपके सभी माध्यम में भी आप देख सकते हैं। ये ऑपरेशन लोटस, दिस इज ए मीडिया पॉइंट एंड दी कांग्रेस गवर्नमेंट। ये बताइए, अभी आप महाराष्ट्र में जब आपने सरकार बनाया, आपके विधायक पहले सूरत जाते हैं, फिर आपके विधायक गुवाहाटी जाते हैं, तो भाई भाजपा शासित राज्यों में जाते हैं। हम लोगों ने राजस्थान में भी देखा, आपने तो काफी भरपूर प्रयोग राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस को चलाने का भरपूर प्रयोग आपने राजस्थान में भी किया। तो इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश में आप सफल हुए, उसमें जिसमें देश कोरोना काल से जूझ रहा था, वहां के सरकार को अस्थिर करके गिराया गया उस समय। तो ये तो उदाहरण है ना सामने में बिल्कुल। जब वहां पे एक सरकार की प्राथमिकता उसमें कोरोना से लड़ने की होनी चाहिए, तब वहां पे सरकार परिवर्तन हो रहा था। और उस सरकार परिवर्तन के बाद आपको याद होगा उसमें 2020 का वो पूरा घटनाक्रम, फिर देश में लॉकडाउन लगाया गया था। तो उसके लिए लॉकडाउन लगाने तक का इंतजार किया जा रहा था।
तो जनता भोली भाली नहीं। आप ऑपरेशन लोटस को आप आराम से कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है कि ये मीडिया क्वाइन है, लेकिन यह इस देश की एक यथार्थ वास्तविकता रही है। इस देश में आखिर कांग्रेस की सरकारों को या विपक्ष की सरकारों को धन बल का प्रयोग करके गिराया गया है कि नहीं गिराया गया है? हो गया, खत्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। तो कर्नाटक के इस रण में जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये फैसला 13 मई को आप सबके सामने होगा। लेकिन जीत के लिए कौन कितना पापड़ बेल रहा है, कौन सी पार्टी शाम दाम दंड भेद कर रही है, तमाम सवालों के जवाब अपने मेहमानों से हम ले रहे हैं। तीर्थंकर जी कुछ कहना चाह रहे, उससे पहले राजेश शर्मा जी। पहले तीर्थंकर जी आप बोल लीजिए, क्योंकि आप कह रहे थे आपको समय नहीं मिल रहा, लेकिन थोड़ा तेज बोलिएगा क्योंकि आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा सर। हिंदी डिबेट शो वैसे ऐसे ही तेज बोल के ही होता है, माफ कीजिएगा, थोड़ा तेज बोलिए। अभी आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल। मैं पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जरा आवाज बढ़ा दीजिए। के बारे में बात कर रहा था। जब तक कर्नाटका का मुद्दा आता है, जो 17 लोग थे उनका स्टेटमेंट सभी भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्यों उसको सरकार से और एमएलए जो लोग थे क्यों उसको रिजाइन करके हमारे पास आया। पहला चीज है। दूसरा चीज है, हमारा कांग्रेस प्रवक्ता ने बोल रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ 40%। मैं उन लोगों को एक ही बात पूछना चाहता हूं, आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होकर क्यों लोकायुक्त को कंप्लेंट नहीं दिया, क्यों हाई कोर्ट में कंप्लेंट नहीं लॉन्च किया, नहीं तो एक प्राइवेट कंप्लेंट नहीं दिया। एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन तो बनो, सत्ता को छोड़ दो। आप 150 तो सीट नहीं जीतेंगे, पहला चीज है। दूसरा चीज है, आप जो बोल रहे हैं हम 150 आए तो हम ऐसा प्री पोल प्रोमिसेस को फुलफिल करेंगे। आप हरियाणा में आप राजस्थान में जीते, अब तक कर्जा माफ किया क्या किसानों का? नहीं। कर्जा माफ तो छोड़ो, 22,000 किसानों का खेत ने आपने कब्जा कर ली जो कर्जा नहीं भरा। ये कांग्रेस का स्टैंड है। आप आकर हमको प्रवचन दे रहे हैं इधर, ये सब नहीं चलेगा। राहुल गांधी का बात आप रख लो, वो बोलते हैं मैं एक अनफॉर्चुनेटली एमपी हूं, उसके बारे में हम नहीं सुनना चाहेंगे। कर्नाटक में हमको कॉन्फिडेंस है, हम स्पष्ट बहुमत का, संपूर्ण बहुमत का सरकार भारतीय जनता पक्ष का बनेगा। जगदीश शेट्टर हो या लक्ष्मण सवदी हो, कोई भी नेता होता है जिसमें आप कॉन्फिडेंस रखते हैं। सारे चुनाव में आप कॉन्फिडेंस रखते हैं। जैसा आपके जो आपके खड़ा किया तो नहीं चाहते हो तो जा सकते हैं, उनका इच्छा है, उनका इच्छा भारत के बारे में हम नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पक्ष का इसके में कोई फर्क पड़ेगा ये हमारा बयान। कभी कांग्रेस के कोई बड़े नेता को आप बीजेपी में शामिल करा लेते थे, उस समय फिर उनके बचाव में कांग्रेस जो स्टेटमेंट देती थी वही आज आप दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, तब कांग्रेस के लोग यही कहते थे कि उनको हर पद दिया, हर सब कुछ दिया, फिर भी चले गए। आज आप जगदीश शेट्टार को लेके वही बयान दे रहे थे। हमें तो वो बयान उस समय के कांग्रेस का बयान और वही बयान आज आपका बयान नजर आ रहा है। कुछ बड़े मुद्दे हैं इस समय, बताइए नंदिनी को लेके, जिस तरह से कर्नाटक का ब्रांड आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप लोग टीपू सुल्तान को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप अगर ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप अगर रिजर्वेशन के पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, तो बताइए जाति जनगणना में आपको उसके आंकड़ों को सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है? कभी भी आरक्षण और जाति जनगणना कभी भी विरोधाभासी नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक है। सच्चाई को समझना पड़ेगा आपको। हमको खुश से उसको भेजेंगे। सिंपल सा चीज है, जो लोग भारतीय जनता पक्ष का सिद्धांत राजेश जी जवाब देंगे। देखिए, वो जा सकते, कभी भी जा सकते हैं। राजेश, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक अभी राहुल जी ने जो बात बताई, आप पिछले टर्म के ओपिनियन पोल्स को देखिए, इस बार के ओपिनियन पोल उससे ज्यादा वोट और उससे ज्यादा वोट से और उससे ज्यादा सीटें ऑलरेडी बीजेपी को दे रहे हैं। अगर आप अक्रॉस द बोर्ड देखते हैं तो बीजेपी का ग्राफ कहीं कमा है, ऐसा नहीं है। नंबर 1, पिछली बार जो ओपिनियन पोल था, लोगों ने कहा फेल हो जाएगा, फेल नहीं हुआ, सीट ज्यादा बढ़ गई। नंबर 2, वहां पे लिंगायत कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। लिंगायत कम्युनिटी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और येदियुरप्पा जी के साथ है, ये सबको पता है। इसी से कांग्रेस बौखलाई हुई है। और येदियुरप्पा जी कहीं नाराज नहीं है किसी भी तरह से, वो आपको लगता है। देखिए, दूसरा आपको सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, वोकालिंगा वोट बैंक में भी अगर एक सर्वे आया है कि वोकालिंगा वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है, ओल्ड मैसूर में आपका वोट बैंक बढ़ रहा है। कांग्रेस से और जेडीएस से कई नेता बीजेपी आए हैं।
देखिए वोट प्रतिशत में बड़े कांग्रेस आगे नहीं बड़े रही दो है। नेता जाने की चुनाव बात में नहीं कर रहा, वोट कई पड़ेगा, नेता, सारे वोट तो फिर कांग्रेस का वोट प्रतिशत क्यों ऊपर अरे कई नेता वहां से छोड़ के आए हैं, पार्टी के लोग, कई नेता वहां से छोड़ के आए हैं। अक्सर होता था तब तो कांग्रेस के वोट से ऊपर होता था। देखिए वो जो वोट से वोट से जो है वहां पे आज आप पुराने चुनाव से तुलना नहीं कर सकते, ना पुराने ओपिनियन पोल से आप तुलना कर सकते हैं। आज की स्थितियां कर्नाटक की बिल्कुल बदली हुई परिस्थितियां हैं ये। इस बार आप पहले ये बताइए, मैं आज आपको बड़े क्लैरिटी के साथ बता दूं, ओपिनियन पोल बीजेपी के फेवर में है, लिंगायत बीजेपी के फेवर में है, मोकालिंगा और ओल्ड मैसूरू के बाद में बीजेपी के इनरोड बढ़ेगा ये फेवर में है, और ज्यादा लोग जेडीएस और कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ये ज्यादा लोग आए हैं, दो सीएम और डिप्टी सीएम से बात नहीं आती, भगदड़ की स्थिति मची ये है जो भारतीय जनता पार्टी एक डिप्टी सीएम एक सीएम से बात नहीं होती है, उनके साथ कोई नेता साथ में नहीं गया। यहाँ पे कई एमएलए यहाँ आए हैं, कई सिटी एमएलए आए हैं। केवल ऐसा मुख्यमंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा है, उसके अलावा कई सारे। राजेश जी आपसे एक सवाल है, जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में जाने के बाद आपको नहीं लगता, देखिए पार्टी के लिए और पार्टी के विधायकों के लिए, कार्यकर्ता के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है पार्टी का मोराल हाई रहे, पार्टी का जो मोराल बूस्टअप रहे। लेकिन जिस तरीके से लोग एक एक करके कटते जा रहे हैं और कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास अब सीटें नहीं, कि हमको आप डीके शिव कुमार की अगर बात सुने तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है कि हम कांग्रेस के लोगों को ले पाए, क्योंकि ऑलरेडी उधर से आ रहा है कि अब हमें जो मौका दीजिए, हमें जगह दीजिए। ऐसे में कैसे अब कर्नाटक में बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं के मोरल को हाई रखेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी चुनाव सर वोट से नहीं, मोराल से जीता जाता। आपको पता होगा कन्वेंस पावर से, विश्वास में लेने के बाद ही आप किसी भी चुनाव को जीत सकते हैं। राहुल जी मैं सही यही बता रहा हूं मैं कि आज जो मोराल है वो बीजेपी का, सारे ओपिनियन पोल लिंगायत वोट 7 और बाकी वोकालिंगा में एनरोड के चक्कर में इतना हाई है कि उनको पता है कि जगदीश शेट्टर जी के जाने से या लक्ष्मण सवादी से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनको ऐसा लगता तो उनको टिकट दे देते, उनको पता है कि इनके जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और कई लोग यहाँ पे बीजेपी में ऑलरेडी उसके पहले ही सिटिंग एमएलए जेडीएस और कांग्रेस के ऑलरेडी आ चुके हैं। युवा चेहरों को जो वोट दिया गया है उनका ग्राफ बहुत अच्छा है और उन लोगों की बहुत बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है, ये देख करके सारे सर्वेस के बेसिस पे वो सीट दी गई है। तो अगर ओल्ड मैसूरू में भी ये अगर नया झंडा अगर आगे बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, और जब मोदी जी जाएंगे तो डेफिनेटली एक लहर बन जाएगी। पिछले इलेक्शन में जो बोला गया था उससे ज्यादा अच्छा तो खोजे नजर नहीं आ रही, यही लहर है। लहर की स्थिति, अरे लहर है बोल करके दो लोगों को जाने दिया, लोगों को जाने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये बताइए, गुजरात में भगदड़ की स्थिति मची थी, वहां पे तो आपने टिकट बांटा था, तमाम तरह की चीजें में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था, वहां भगदड़ की स्थिति नहीं बनी। कर्नाटक में मची हुई तमाम लोगों को लग रहा है कि अगर अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखना, अरे आप बताओ अगर ऐसा होता तो ये सीएम को टिकट दे देते। टिकट नहीं दी, क्योंकि पता है कॉन्फिडेंस हाई है। आप इन दोनों को छोड़ भाजपा का कॉन्फिडेंस हाई है, भाजपा को पता है जीत रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस भले हाई है, भारतीय जनता पार्टी का वहां की कर्नाटक की जनता का कॉन्फिडेंस हाई है और भरोसा है बीजेपी पे। आप लोग ठीक है। संकीर्ति जी आप हाथ उठा रहे, लेकिन एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। संकीर्ति जी, ये कहा जा रहा है कर्नाटक चुनाव के लिए, क्योंकि तमाम राज्यों के चुनाव के आकलन को अगर देखें, आकलन मतलब अब जिस तरीके से आप रिव्यू करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ उन राज्यों में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने एक रणनीति बनाई जिसके तहत राज्य को जीता गया, साथ ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी वोट मिले हैं। लेकिन कर्नाटक में, क्योंकि बंगाल भी आपके पास एक उदाहरण है, आपने कहा तो था कि मोदी के चेहरे पर पूरे बंगाल के लोग वोट देंगे, लेकिन जो स्थिति आई सामने वो हम सब के सामने। ऐसे में कर्नाटक में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा इस बार काम नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि अमित शाह की और प्रधानमंत्री की जोड़ी है कर्नाटक में काम नहीं आ रही है।
देखिए, पहला चीज, किसान सम्मान योजना में प्रधानी नरेंद्र मोदी ने 6,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों को अकाउंट में लिए जाने के लिए का एक स्कीम दिया। उसको जोड़कर हमारा गवर्नमेंट ने 4,000 उसको बढ़ाकर 10,000 एक किसानों का घर में एक किसान को डायरेक्ट उसका अकाउंट में जाने के लिए नहीं, वो तो ठीक है। दूसरा चीज मैं है, हमेशा से एक ही सवाल पूछती हूँ, आप स्कीम गिना रहे हैं, आप स्कीम गिना रहे हैं। जल जीवन मिशन में पानी देने के लिए काम किया है, गवर्नमेंट का है, और विद्याश्री का योजना में हर एक लड़का लड़की के लिए स्कॉलरशिप देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। आप मेरे सवाल को समझ नहीं पाए। एक सेकंड, चमन जी मैं आपके पास आती हूँ। संकीर्त जी, आप स्कीम गिना रहे हैं, आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मैं वोटर्स की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ ठीक है, आपने पॉलिसी बनाई, आपने लोगों को बेनिफिट दिया, आपने लोगों को तमाम वो सुविधाएं दी जो राज्य में दी जानी चाहिए, लेकिन अब ये आपने सुविधाएं तो दी, आपने पॉलिसी तो बनाया, लेकिन पॉलिसी को धारण करने वाले लोगों को आप कितना खींच पाएंगे, तब्दील कर पाएंगे वोटर्स में, ये देखने वाली बात होगी ना। अगर ये लाभार्थी आपको वोट करते हैं तब बहुत बड़ी बात है, फिर फायदा फिर लगेगा कि आपने वाकई में काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पक्ष ने अब तक 212 सीट अनाउंस किया है, उसमें 60 नया लोग के लिए एक अवकाश दिया है। ये एक अवसर से हम जरूर, राजनीतिक क्षेत्र में एक कहावत है ना, पॉलिटिक्स इज नॉट अ स्टैग्नेंट रिवर, इट्स फ्लोइंग वाटर, उसको हम मान के 60 नए लोगों के लिए टिकट दिया है। वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं 2011 में। अरे भाई, वो ग्रीन शूट वाला आप तो उसने का क्षमता रखिए, नहीं तो आप बोल दो, मैं बाद में बोलूंगा। घटाने के लिए नए लोगों को लाए, ये काफी पुराने घिसेट के फॉर्मूला है। जब आप इतने बड़े पैमाने पर टिकट दे रहे हो, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम कर रहे हो। बोलने दीजिए, डिबेट का मैनर। अच्छा बोलने दीजिए, अरे बोलने दीजिए, ठीक है, ठीक है, युवाओं को मौका मजबूरी में दे रहे हैं। ठीक है, बोलिए 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 संकीर्त जी, बोलिए। नहीं, पहला चीज है डिबेट का डेकोरम रहना चाहिए। बोलिए बोलिए, तो मैं बात करूंगा, नहीं तो उनको नहीं, एक बात नहीं, डिबेट में लोग अपने काउंटर करते ही हैं। बोलिए, आप अपनी बात रखिए। काउंटर नहीं, मैं जब बोल के खत्म करूंगा वो बोल सकते हैं, बीच बीच में आने के लिए क्या बात कर रहे हो वो। ठीक है, बोलिए बोलिए, अपनी बात रखिए। तो 2012 में हमने 60 नई सीट के लिए टिकट ये दिया है। वो है हमारा पक्ष का न्यू फेसेस जो है चुनाव लड़ने वाला चाहते हैं, उसमें हमारे को लिए कॉन्फिडेंस है 90% ऑफ द सीट्स हम जीतेंगे। दूसरा चीज है, आप एक साहब ने हमने बोल रहा था 36% कांग्रेस बीजेपी को वोट शेयर आया था लास्ट बार, इस बार कांग्रेस को आया था 37 या 38%। 2% में क्या फर्क पड़ता है। हमने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 104 सीट के साथ बाहर आई। कांग्रेस को सिर्फ संपूर्ण बहुमत का सरकार था 2013 से 2018 तक, वो स्वयं घोषित किया था ना, हम सुवर्ण युग दिया है करके, वो हरा के 79 सीट्स पर आया था। ये फर्क है, क्योंकि कांग्रेस का जो स्कीम दिया था, जो चमन फरजाना कुछ कहना चाह रही है, लोगों के पहुंच में कर्नाटक से ही कांग्रेस की प्रवक्ता हैं डॉक्टर चमन, नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर चमन को भी सुन लीजिए संकीर्त जी। कर्नाटक से ही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं डॉक्टर चमन, बोलिए। मैडम, आपके 2 सवाल थे, एक ऑपरेशन कमला के बारे में और कमला नहीं, दूसरा सवाल कमला नहीं मैडम, कमला नहीं मैडम, और चोरी के बारे में था, कमल के बारे में कहा था। ये ऑपरेशन काला कमल जो लास्ट इलेक्शन में जब कांग्रेस और जेडीएस मिलके एक गवर्नमेंट बनाए थे, उसमें रमेश जारकिहोली को अपने पोच करके, ऑपरेशन कमला क्या है, इट इज नथिंग पोचिंग एमएलएस एंड एमपीज फ्रॉम opposition party to make their government, that is the operation kamala, call it as a black operation kamala। तो ये जो ब्लैक ऑपरेशन है वो बीजेपी हमेशा करती आ रही है, जो पैसे देख के करती है, नहीं तो वो ईडी आरसीबी आगे दिखा के डरा धमका के अपने पास ले लेती। सो ये ऑपरेशन कमला कर्नाटक में एक्चुअली अमित शाह जब मंड्या आए थे तब उन्होंने कहा था ये ऑपरेशन कमला आप इलेक्शन के पहले ही शुरू करना चाहिए, जो भी उम्मीदवार है उनको अपने पास ले लो। तब ऑपरेशन कमला करने के लिए और वक्कलिका के वोटों को लेने के लिए ये इमेजिनरी पात्रों को इन्होंने सृष्टि किया था। आपको पता होगा उरीगौड़ा और नंजेगौड़ा, ये उरीगौड़ा या नंजेगौड़ा को ये काल्पनिक पात्रों को क्रिएट करके इन्होंने ये कहा कि
ये दोनों गौड़ा कम्युनिटी से है और इन्होंने टिप्पू सुल्तान को मारा था। तो ये इन्होंने ये सोच रहे थे कि ये करने से गौड़ा कम्युनिटी बहुत खुश हो जाएंगे और गौड़ा कम्युनिटी वाले सारे उनके पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौड़ा कम्युनिटी वो अपने ऊपर आया हुआ एक तोहमत समझ के उन्होंने कंप्लीट उसके लिए प्रोटेस्ट किया था। तो और मंड्या में जो भी गौड़ा वक्कलिगास का जो वोटर्स थे उन्होंने बीजेपी से दूर हट गए। और दूसरा मेजर कम्युनिटी है वक्कलिगा कम्युनिटी, आई मीन लिंगायत कम्युनिटी। ये लिंगायत कम्युनिटी ये मेजर कम्युनिटी है और नॉर्थ कर्नाटक में ये बहुत सारे रहते हैं और दे आर एक्चुअली लिंगायत कम्युनिटी से बीजेपी आगे आ रहा था। ठीक है, ये डॉक्टर चमन एक बहुत साफ सुथरा सीधा सवाल। नेक्स्ट सो लेकिन वहां भी उन्होंने जगदीश शेट्टर और इतना सवजी को निकाल के उन्होंने लिंगायत कम्युनिटी का पूरा कम कर दिया। अब मोदी फैक्टर अगर ये यहाँ देखो, जब मंड्या आए थे वहां उरीगौड़ा और नंजेगौड़ा को लाके वहां बर्बाद कर दिए। और उन्होंने वहां जब आए थे उन्होंने राउडी शीटर को मीट किया था, रवि नागेश बोल के, रवि को, वो भी नेगेटिव इफेक्ट हुआ है। और मोदी वो एक्चुअली वो करप्शन के खिलाफ बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो जब बात करना चाहते हैं तो मॉडल नंचप्पा का स्कैम आगे आ गया। ठीक है डॉक्टर चमन एक सवाल और अगर लास्ट टाइम मोदी जी जब नीति संहिता आया था वो कोड ऑफ कंडक्ट, तब कर्नाटक में आए थे वो। जब कर्नाटक में जब आए थे वो कुछ भी इलेक्शन उनको इलेक्शन एक सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ आपसे, वो एक्चुअली टाइगर्स को लेकर वापस चले गए। ठीक है, जगदीश शेट्टार के जाने के बाद आपको लगता है कि पार्टी को फायदा होगा, ठीक है, लेकिन बीजेपी यहाँ कह रही है कि आप देखिए हमारी लिस्ट को, जो 189 कैंडिडेट्स के लिस्ट हमने जारी किए हैं उसमें सबसे ज्यादा टिकट हमने 50 से ज्यादा नए लोगों को टिकट दिए हैं जो कि यूथ है। एक सेकंड डॉक्टर चमन, जो कि यूथ हैं, जो कि ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में नहीं रहे हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी हो गया, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि इन नए लोगों को मौका देना बीजेपी के लिए, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है बाजी पलट सकती है, लेकिन आप ये भी तो मान के चलो नए लोग हैं, क्या पता बाजी बीजेपी के फेवर में हो जाए। ठीक है, नए लोगों को टिकट देना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो पुराने लोग जो पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ डाल के अपना जिंदगी दिए उनको भी थोड़ा देखिए ना, उनको निकाल के हटा के नए लोगों को देना क्या। और एक दूसरा बात, जो बीजेपी में अब कैंडिडेट्स की बहुत ही कमी है और यो अच्छे विनेबल कैंडिडेट नहीं जो भी है वो स्कैम में है, करप्शन में है, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। इसीलिए बीजेपी में पुराने और बड़े लीडर्स की कमी है, इसीलिए उन्होंने और उसके उनके पास और ये इंटरनल कमी होती तो टिकट ही काटते ना। राजेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी में बड़े और अनुभवी लोगों की कमी है। ठीक है डॉक्टर चमन, नहीं मुझे लगता है ये सतही ज्ञान है। नहीं डॉक्टर चमन, मैं माफ कीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी में ऐसे कैंडिडेट्स ना हो। मैं कहती हूँ बीजेपी के पास अथाह कैंडिडेट जिनके टिकट उन्होंने काटे हैं, नए लोगों को मौका तो नए अवसर की तलाश। मैं आपको बताऊं, बीजेपी के 2 नेता जिनकी टिकट कटी है, काट रहे हैं ये लोग, इसीलिए वो उन्होंने एक्चुअली जगदीश शेट्टर और यत्नाल ये सब लोग एक दूसरे से झगड़ के सोमन्ना का देखिए, सोमन्ना को 2 जगह टिकट दिए हुए हैं और अशोक को 2 जगह टिकट दिए हुए हैं और जगदीश शेट्टर को टिकट ही नहीं है। ये सब जनता पार्टी नेशनल पार्टी, इसलिए ये तो मैं नहीं कहूंगा कि उम्मीदवारों की कमी होगी, उम्मीदवार की कमी नहीं, कमी होती तो फिर टिकट काटते, लोग नाराज हैं। मैं स्पष्ट कर दूं इस मामले में, देखिए टिकट आपको क्यों काटना पड़ा है। अगर वहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करके वहां पे नहीं आती और अगर ऑपरेशन लोटस करके आ भी जाती और काफी गुड गवर्नेंस करके अपनी सर्विस देती तब तो ये स्थिति नहीं बचती। लेकिन वहां पे बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी हाई है और उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए युवाओं को टिकट दिया जा रहा है। युवाओं को टिकट देने का स्वागत करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का निहितार्थ क्या है, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह नहीं था कि वहां पे आपको युवाओं को आगे लाना था, मुख्य कारण यह था कि हमारा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को हम कैसे कम करें। लोगों को आप लोगों को लगभग करना पड़ा। राजेश जी आप क्या सोचते? देखिए मुझे याद है जब पास्ट में इनको लग रहा था चुनाव हार जाएंगे, उस टाइम पे इन लोगों ने मुस्लिमों को
जो कि कभी भी रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर में रिजर्वेशन इस देश में नहीं हुआ, मुस्लिमों को वोट दिया, रिजर्वेशन दिया था, वो आज रिजर्वेशन उनका खत्म कर दिया है, क्योंकि पता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को खत्म कर दिया है तो कांग्रेस आज भी बौखलाई हुई है। उनको पता है कि वो जो शेयर था उसको वोकालिंगा और लिंगायत के बीच में बांट दिया गया है और उन लोगों से हटा दिया गया। नंबर टू, जिस नए लोग हैं वो एजुकेटेड है, एजुकेटेड है, यूथ है, सामाजिक और लोग हैं आप वैसे स्थिति में टिप्पू सुल्तान को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं केवल इसलिए कि वो मुस्लिम है। तो देखिए ये जो मुस्लिम कार्ड वहां पे चला गया है वो भी भारतीय जनता पार्टी सेल्फ गोल कर गई है, ये चीज समझना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, नया पात्र लाइए, नया पात्र ले आइए और फिर कहिए कि नहीं टिप्पू सुल्तान का उसने निधन किया। जो लोग अंग्रेजों की चापलूसी करते रहे वो क्या समझेंगे टिप्पू सुल्तान कौन थे? टिप्पू सुल्तान ने पूरी जिंदगी अंग्रेजों से लड़ाई में लड़ाई है। आज आप टिप्पू सुल्तान अगर ऐसा है ओल्ड मैसूर में क्यों भाजपा का कम पड़ रहा है? ओल्ड मैसूर में क्यों ओपिनियन ज्यादा भाजपा को सीटें दे रही है? क्लियर बताओ ना। मैं क्लियर बता रहा हूं भैया, वोकालिंगा क्यों भाजपा की तरफ आ रहे हैं? कोई नहीं जा रहा, लिंगायत पहले से भाजपा के साथ है। लिंगायत सारे लोग अब इस वो पुराने समीकरण में पुराने समीकरण में अभी आप लोग फिर से लाने लग जाते हैं। लेटेस्ट ओपिनियन पोल ये बातें कह रहे हैं, उसे पढ़ के आए आप। नहीं मैं छोड़ दीजिए लेटेस्ट ओपिनियन पोल, मैं बता रहा हूं। देखिए वहां पे समस्या क्या थी, वहां पे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच की दूरी कांग्रेस की एक बड़ी समस्या थी। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा वहां पे गई है उस समस्या का काफी हद तक समाधान कांग्रेस पार्टी ने कर लिया है। बाकी तमाम स्थितियां जो है, मैं कह रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी जो फोर्स है वहां पे वो प्रवृत्ति, चूंकि सरकार से लोग काफी ज्यादा नाराज हैं, वैसे स्थिति में वो विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रहे हैं। आज सोच के देखिए नंदिनी को जो कर्नाटक का गौरव है उस ब्रांड के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या कोई व्यवहार नहीं हो रहा, वो झूठा बोला जा रहा है। नंदिनी के सारे लोग छोड़ दीजिए, तो ये झूठ फैलाया गया, ये झूठ फैलाया गया है, झूठ नहीं फैलाया गया। झूठ और अमूल ने भी कह दिया, नंदिनी ने भी कह दिया, तो और किससे सुनना बाकी है? कहने से क्या होगा, जनता अरे नंदिनी ने क्लियर कर दिया, प्लीज रुक जाइए। मैं कह रही हूँ ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कॉन्फिडेंट, लेकिन ऐसे में एक सवाल और बनता है। अब आपको लग रहा है कि मैदान बिल्कुल साफ है, अगर ऐसे में भी कांग्रेस नहीं जीत पाती है तब तो बहुत बड़ा सवाल या निशान है भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कर्नाटक जैसा चुनाव, मुझे ऐसा लग रहा है, आप देखिए बहुत ही ज्यादा टफ है बीजेपी के लिए अभी कहा जा रहा है। लेकिन आप देखिए अगर इस सिचुएशन में भी कांग्रेस अगर जीत नहीं पाती है तो आगे के लिए कांग्रेस की राह जो है वो बहुत मुश्किल होने वाली। लिख के रख लीजिए आप राहुल जी। आपकी इस बात से सहमत हूं कि अगर कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस अगर नहीं जीतती है तो फिर तब कांग्रेस के रणनीतिकारों को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कर्नाटक का चुनाव वैसा होगा, क्योंकि वहां पे स्थितियां काफी कांग्रेस की रणनीति भी सही दिख रही है और जनता बिल्कुल कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। संकीर्त जी, हाँ देखिए, कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव ऑलरेडी हार गया है, उसके लिए उसका मुंह से ऐसा बात निकल रहा है। भारतीय जनता पक्ष ने इस बारे में कर्नाटका में प्रो इनकम्बेंसी और प्रो डेवलपमेंट के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमको स्पष्ट बहुमत का, संपूर्ण बहुमत का सरकार इस बार कर्नाटका में बनाने वाला है। मेरा एक हमारा मित्र से पूछना चाह रहा हूँ, डीके शिव कुमार को किससे प्रॉब्लम है? पहले ये देखिए, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बेल पर है, राज्याध्यक्ष डीके शिव कुमार बेल नहीं, एक 8-10 केस के ऊपर चार्जेस फेस कर रहे हैं। डीके शिव कुमार के किससे प्रॉब्लम है आपको पता है? गुंडों के साथ प्रॉब्लम है। डीके शिव कुमार के साथ उसका कोई खुद का पार्टी का नेता के साथ प्रॉब्लम है। डीके शिव कुमार के पास कोई और नहीं, मैंने बोली कि ये मतभेद की स्थितियां थी, शुरुआत में बोली इसमें अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है, यही तो प्रॉब्लम है। अरे भाई यही भारत जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा में कहीं नहीं, वहां से भी तो होते थे तो सिद्धारमैया नहीं होते थे। दूसरा जो आपको मजे आंतरिक सर्वे, आप देखिए, आप तमाम ओपिनियन पोल सर्वे सर्वे खुद आप लोग भी नहीं बोल पाइएगा यात्रा के बाद उनके लिए चुनौतियां काफी बड़ी। फाइनल कमेंट संकीर्त जी से शुरू करेंगे, फाइनल कमेंट दीजिएगा संकीर्त जी। देखिए, मैं ऐसा ही कह रहा था,
भारतीय जनता पक्ष प्रो डेवलपमेंट और प्रो इनकम्बेंसी के बारे में इस बार कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे हैं। संपूर्ण बहुमत का सरकार भारतीय जनता पक्ष का बनाने वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस इस बार चुनाव ऑलरेडी हार गए हैं, उसकी वजह से उसका नेता के मुंह से ऐसा चमन फरजाना फाइनल कमेंट। कांग्रेस के प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं। लास्ट टाइम जब कांग्रेस गवर्नमेंट था तब बहुत सारे प्रो पुअर प्रोग्राम्स किए हुए थे, और इस बार भी वी हैव 4 गारंटी प्रोग्राम्स, 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 2000 रुपीज फॉर गृहिणी प्रोग्राम, और स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर ये प्रोग्राम, और 10 किलो चावल। सो ये सारे हम दे रहे हैं, और इस डेवलपमेंटल मुद्दे के ऊपर और बीजेपी का जो करप्शन कर रहे थे उसको हम प्रोजेक्ट करके हम जरूर ये चुनाव जीतेंगे और हम अपना गवर्नमेंट जरूर बनाएंगे। राजेश जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, मैं एक बेसिक चीज बताऊं, ये जो कहीं ना कहीं डिफरेंस अमूल और नलिनी का निकाल करके लाया गया है, ये इलेक्शन के समय लाया गया। एक आदमी 40% का बारे में लिखता है और वो भी इलेक्शन के टाइम लिखता है, और उसका फिर क्या नेक्सस है वो भी क्लियर हो जाता है। तीसरी चीज है, जब भारत जोड़ो यात्रा होती है तो जहां शिवा कुमार जी होते हैं वहां पे सिद्धरमैया नहीं आते, और 2-3 जगह पे तो स्पेशली राहुल गांधी जी को फोन करके स्टेज पे इकट्ठे बुलाना पड़ता है। ये वाली हालत हो जाती है। मुस्लिम रिजर्वेशन को हम फिर से लाएंगे कहते हैं, तो ये पूरी तरह से हारने की स्थिति में कांग्रेस आ गई है, और आज भरोसा वाली बात बोल करके उन्होंने मान लिया कि हम हारने वाले। कांग्रेस की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है, और मैंने पहले ही कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकली थी और भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक सर्वे थे, आप किसी से भी पूछ लीजिए, बीजेपी के लोग, ऑफ द रिकॉर्ड आपको सारे लोग बताएंगे, उस आंतरिक सर्वे में उसी से बता दिया गया कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। फाइनल कमेंट दे रहे दीजिए मैडम। कमजोर, और यहाँ पे देखिए अभी भी वो जो भगदड़ की पूरी स्थिति हम लोगों ने नहीं देखी। हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की अनुशासनात्मक स्थिति रहती है, तमाम सेंट्रल आला कमान कुछ भी निर्णय लेता है उसको हर कोई स्वीकार करता है, वो स्थितियां कर्नाटक में नजर नहीं आ रही। क्योंकि कर्नाटक में हर किसी को लग रहा है, बीजेपी के लोगों को, कि अगर हमें अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखना है तो कांग्रेस में चले जाओ। कांग्रेस के पास सोचिए, उन्होंने सारी टिकटें पहले से घोषित करके रख दी है। उनके पास अब यह समस्या है कि वो अगर नए कोई बीजेपी के लोग आए तो उनको एडजस्ट करने के लिए भी कोई जगह की स्थिति है वहां पे। और जबकि 2004 के बाद से जो भी विधानसभा के चुनाव हुआ उसमें पहले से ही कांग्रेस का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ कर्नाटक के इस डिबेट में आए, और साथ ही आपने देखा कर्नाटक का ये जो चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी है जो कि अपने अस्तित्व के लिए कर्नाटक में लड़ रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने अस्तित्व में आने की लड़ाई लड़ रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 10 मई को कर्नाटक की जनता कौन सी पार्टी को चुनती है, और 13 मई को कौन सी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर कर्नाटक में काबिज होती है। इस खबर से पल पल की अपडेट जो होगी इस खबर पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन देखना ना भूलिए हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। फिलहाल रुकिए थोड़ी सी ब्रेक के लिए।